Welcome student, this is class 11th political science chapter 1st part 7th video. In this हमें इस बॉक्स से स्टार्ट करना था. So let's get start. We must make our political democracy a social democracy as well. हमें अपनी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी भी बनाना ज़रूरी है. हमें मस्ट है ये चीज़. तो ये बात किसने कही थी? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. तो उन्होंने ये कहा कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक वो डेमोक्रेसी जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और डिफरेंट पार्टीज हैं. तो वो हो गई हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. और जहाँ पर हमें वोटिंग के राइट हैं, जहाँ पर हम इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, हम खुद भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं. तो ये हो गई हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी? सोशल डेमोक्रेसी को एक ऐसी चीज़ हो गई जिसमें सोसाइटी के लोगों को इक्वालिटी मिले, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ, और साथ ही साथ ऐसी चीज़ें जो मोरालिटी के साथ हों. मीन्स सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ना हो, बल्कि सोसाइटी के फेवर की भी बात ऐसी हो जो कि सोसाइटी को फ्लोरिश करे. So political democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं रह सकती बिना सोशल डेमोक्रेसी के. हमने डिस्क्राइब कर दिया सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है. व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन्स? सो इसमें बताया जा रहा है व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन्स. सोशल डेमोक्रेसी है क्या? इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, एक रहने का तरीका, लाइफ में रहने का तरीका, वे ऑफ लाइफ which recognizes liberty, equality and fraternity. सो इन टर्म्स का मीनिंग आपको जाना बहुत ज़रूरी है. आप एक पॉलिटिकल साइंस के अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए जाना बहुत ही ज़रूरी है. लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, फ्रीडम टू गो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. सो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम. एंड इक्वालिटी का मीन्स क्या होता है? इक्वालिटी मीन्स कि हमें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सोसाइटी का पार्ट बनाया जाए. एंड फ्रेटर्निटी का मीन्स ब्रदरहुड, और वी कैन से लिविंग पीसफुली टुगेदर इन अ सोसाइटी और इन अ कंट्री एज द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. तो ये सारी चीज़ें लाइफ के प्रिंसिपल्स. These principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in the Trinity. Means इन तीनों को सेपरेट नहीं बल्कि एक साथ देखना चाहिए. They form a union of Trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. जहाँ पर एक भी चीज़ इन तीनों में से निकली, वहाँ पे डेमोक्रेसी हार जाती है. डेमोक्रेसी यानी कि हमारा लोकतंत्र डिफीट हो जाता है. अगर कोई किसी को इक्वालिटी नहीं मिल रही, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उस इंसान के लिए तो वो डेमोक्रेसी है भी नहीं, वो सोसाइटी भी एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है फॉर अ डेमोक्रेसी. तो वहीं पे हमारी डेमोक्रेसी क्या होती है? डिफीट हो जाती है. लिबर्टी को हम इक्वालिटी से नहीं अलग कर सकते, इक्वालिटी को हम लिबर्टी से नहीं अलग कर सकते, न ही लिबर्टी और इक्वालिटी को हम फ्रेटर्निटी से अलग कर सकते हैं. Without equality, liberty would produce the supremacy of few over many. Equality के बिना यानी बराबरी नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन होगा कुछ सेक्शंस का, तो जो लिबर्टी होगी वो कुछ लोगों तक ही होगी. उन्हीं के पास उतनी फ्रीडम होगी कि वो प्रॉपर्टी रख सकें, वो स्पीच दे सकें, अपने मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें. तो ये क्या होगा? जब इक्वालिटी नहीं होगी तो कुछ ही लोगों के पास हर राइट होगा. इक्वालिटी नहीं है तो जो ऑप्रेस सेक्शन है उनके पास किस चीज़ का राइट नहीं, लिबर्टी नहीं है उनके पास. इसका मतलब कि वो डेमोक्रेसी यहाँ पर डिफीट हो रही है. नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव. तो इक्वालिटी बिना लिबर्टी के मीन्स इक्वालिटी तो है, बराबरी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन लिबर्टी नहीं है. लिबर्टी नहीं है मतलब कि वो इंसान अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को वो उसके पास नहीं है, तो उसकी पर्सनल जो चीज़ें हैं कि वो एक्सप्रेस कर सके,
अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भी डेमोक्रेसी एक तरह से रिपीट होती है। विदाउट फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। तो बिना इन सब चीज़ों के जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो नहीं रह सकती, और सोशल डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया। सो यहाँ पर कहा गया है, अपने आप देखिए कि क्या आपकी क्लास में ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं, और ये तीनों एक साथ कैसे रहें, किस फॉर्म में है। आप अपने एग्जाम्पल्स में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके इस पर बात कर सकते हैं। So the previous section discusses the three factors that make a constitution effective and respectable. How far does the Indian Constitution pass this test? तो मतलब हमने लास्ट 3 सेक्शंस में पढ़ा। इसके पहले की वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें देख सकते हैं। और ये तीनों फैक्टर्स हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इन तीनों फैक्टर्स को याद करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस क्यों है और किस लिए हम इसे बहुत ही डिजायरेबल मानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन मीन्स किस तरह के लोग थे उसमें, कैसे कितने लोग थे, कब उसमें जो मेंबर्स थे वो डिक्रीज हुए, किस रीजन से डिक्रीज हुए, कब सिग्नेचर हुआ, वगैरह वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे। As a consequence of partition under the plan of 3 June 1947, those members who were elected from territories which fell under the Pakistan ceased to be member of Constituent Assembly. तो 3 जून 1947 को जो पार्टीशन का प्लान था उसके हिसाब से क्या हुआ कि जो टेरिटरी पाकिस्तान में जो डिवाइडेड इंडिया हो गया, तो पाकिस्तान की तरफ जो टेरिटरी थी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे वो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं रहेंगे। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली इसको आपको समझ लेना है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू 299। तो जब वो मेंबर्स हट गए तो 299 मेंबर्स हो गए हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949। ये तो बहुत ही इजी सी डेट है जो हमें जनरली लानी है। 284 members were actually present on 24 जनवरी 1950 और 284 members actually present थे, मतलब इतने तो टोटल थे लेकिन प्रेजेंट जो 24 जनवरी 1950 को हुए थे वो 284 थे। क्यों प्रेजेंट हुए थे? एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास। तो कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली पास किया थ्रू देयर सिग्नेचर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की सिग्नेचर्स से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया। फिर हमारे नेक्स्ट लाइन है, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये बहुत ही नॉर्मल सी जनरल सी डेट है जो हमें नॉर्मली लर्न है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? एनफोर्स हो गया, कि हमारे पे लागू हो गया। The Constitution was thus framed against the backdrop of the horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinent. तो ये इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइड चीज़ थी। क्या थी वो? पार्टीशन, जिसके बाद जो हमारे सब कॉन्टिनेंट ने झेला था। तो उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। बट इट इज अ ट्रिब्यूट टू द फोर्टिट्यूड ऑफ द फ्रेमर्स दैट दे वर नॉट ओनली एबल टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर इमेंस प्रेशर बट ऑल्सो लर्न द राइट लेसन्स फ्रॉम द अनइमेजिनेबल वायलेंस दैट अकम्पेनिड द पार्टीशन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, हमारे जो लीडर्स थे, वो उनकी समझ लीजिए उनके इंटेलिजेंस की वजह से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बना, इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद भी। तो अनइमेजिनेबल था, अनइमेजिनेबल था कि मीन्स उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन तब भी वो इमेंस प्रेशर के अंडर में भी इन्होंने किसी तरह एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सामने लाया और भारत पर वो लागू हुआ। बट ऑल्सो उसमें इतनी काबिलियत नहीं कि उन्होंने उसमें सिर्फ बना लिया, बल्कि ये भी कि उन्होंने सही लेसन उससे ले लिए, सही शिक्षा ले ली कि क्या क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए इस तरह से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि ये सारी कंडीशन ना आए।
So the reason is our constitution is very successful. अभी भी है सक्सेसफुल, यही सारे रीजंस जो हम पढ़ रहे हैं. The constitution was committed to a new conception of citizenship where not only would minorities be secure, but religious identity would have no bearing on the citizenship right. Means इतना ही नहीं कि minorities भी member रहेंगी, citizen रहेंगी हमारी कंट्री के, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि रिलीजियस आइडेंटिटी कोई मैटर नहीं करती हमारे इंडिया में सिटीजनशिप के लिए. But this account of the composition of the Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of how our Constitution was made. लेकिन ये जो composition of Constituent Assembly जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, but this account of the composition of Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of, मतलब कि कैसे बना हमने इतना अभी तक पढ़ा. Although the members of the assembly were not elected by universal suffrage, means सबने डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई थी, हर एक इंसान ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को वोट नहीं किया था. There was a serious attempt to make the assembly a representative body. लेकिन तब भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई गई. ये हमने पढ़ा है किस प्रोसेस से बनाई गई. तो वो हम यही है प्रोसेस कि जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने वहाँ अपने अपने स्टेट से कुछ नंबर ऑफ प्रोपोर्शन सीट अपने पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने सेंड किया था रिप्रेजेंटेटिव्स को टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली. Members of all religions were given representation under the scheme described above. तो सारे members मतलब religion members of all religions, हर religion के members को representation मिला, जो कि हमने अभी स्कीम पढ़ी थी above कि हमने अभी आपको फिर से बता दिया, रिपीट करा कि किस तरह से elect किए गए थे ये members हमारे. In addition, the assembly had 28 members from the scheduled caste. scheduled caste के 28 members थे. In the terms of political parties, the Congress dominated the assembly, occupying as many as 82% of the seats in the assembly after the partition. Partition के बाद कांग्रेस डोमिनेट की थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली को, और 82% था इनका सीट्स किसमें, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में. The Congress itself was such a diverse party that it managed to accommodate almost all shades of opinion within it. Means कांग्रेस जो थी वो पूरी ऐसा नहीं था कि एक ही सोच की थी, उसके विदिन जो मेंबर्स थे वो डिफरेंट थिंकिंग के थे. कोई जो बहुत सारे ऐसे हमने मेंबर्स देखे हैं जिनके जो आपस में डिबेट करते थे. कांग्रेस पार्टी के ही बहुत विदिन ही बहुत सारी डाइवर्सिटी, वेरियस थॉट्स के लोग रहते थे, वेरियस उनके पास डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती थी. तो वही हमें यहाँ पर एक लाइन में बताया जा रहा है कि यही रीज़न था कि वो एकोमोडेट कर लेती थी, अपने साथ लेके चल सकती थी सारे शेड्स, मतलब हर तरह की चीज़ों को वो लेके चल सकती थी. अब हम पढ़ेंगे द प्रिंसिपल ऑफ डिलिब्रेशन. द प्रिंसिपल ऑफ डिलिब्रेशन मीन्स जो डिलिब्रेशन के पीछे जो सिद्धांत जिसके बेसिस पे डिलिब्रेशन हुआ. डिलिब्रेशन का क्या मतलब होता है? डिलिब्रेशन का मतलब होता है डिबेट, बट नॉट दैट डिबेट जो हम आपस में अपने सिबलिंग के साथ किसी चीज़ के लिए करते हैं, बहस वो नहीं, या फिर कोई और टाइप की बहस नहीं जो हम अपने टीचर से मार्क्स बढ़ाने के लिए करते हैं. यहाँ पर बात हो रही है एक बहुत ही प्रोडक्टिव डिबेट की, जो कुछ ऐसा निकाल के लाए जो सबके लिए अच्छा हो. ये हमारी डिलिब्रेशन का यहाँ पर मतलब है. सो इन्होंने ऐसी डिबेट किया जो कि बहुत कंस्ट्रक्टिव थी, फैक्चुअल थी. तो ये सारी बातें अभी हम पढ़ेंगे इस पूरे पैरा में, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. The authority of the Constituent Assembly does not come only from the fact that it was broadly though not perfectly representative. तो कंस्टिट्यूएंट की अथॉरिटी यानी कि जो हमने उसे इतना बड़ा काम दिया है वो सिर्फ इस चीज़ से नहीं आता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, सिर्फ यही नहीं रीज़न है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है. पढ़ते हैं आगे क्या रीज़न है. और it comes from the procedures it adopted to frame the constitution and the values its members brought to their deliberation. दो रीज़न यहाँ पे बताया गया. प्रोसीजर जो कंस्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए जो अडॉप्ट किया गया था वो एक रीज़न हो गया. यहाँ पर लर्न करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहला रीज़न हमें बता ही दिया गया कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो ये हम कह सकते हैं हाँ रिप्रेजेंटेशन भी एक रीज़न था कि हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली को अथॉरिटी दे सकते हैं. दूसरा हो गया प्रोसीजर, कि जो प्रोसीजर उसने अडॉप्ट किया टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन.
एंड द वैल्यूज इट्स मेंबर ब्रॉट टू देयर डिलिब्रेशन, और अपनी डिबेट्स में अपनी जो बातें कहते थे उसमें जो फैक्ट्स रहते थे, उसमें मोरालिटी जो रहती थी, वैल्यूज, वो रीजन है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अथॉरिटी दे सकते हैं, दिया हमने। While in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse section of society participate. Means इसको हम ये claim करते हैं कि representative है वो diverse section से आना चाहिए, कि कई तरह के लोग हों, हर section से लोग आए हों। It is equally important that they participate not only as representative of their own identity और community। सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है कि वो हर section से आए, बल्कि ये भी important है कि हर community के लोग वो ये सोच के अपना वर्क करें कि हम सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, बल्कि बाकियों के होल नेशन का व्यू रख के अपना वर्क करें और डिबेट्स करें। ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन माइंड। पूरे नेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोच के उन लोगों ने बात रखा कि देयर वर ऑफन डिसएग्रीमेंट्स अमंग्स मेंबर्स, मतलब मेंबर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट्स था, but few of these disagreements could be traced to members protecting their own interests। मतलब कुछ few बहुत ही कम ऐसे जो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कुछ ऐसे कम ही मेंबर्स हो रहे होंगे जिन्होंने अपना ओन इंटरेस्ट के लिए कोई बात कही हो, यानी कि सबके सब जो थे वो बहुत ही अच्छे लोग थे और सब ने होल नेशन के लिए ही जो डिबेट किया वो फैक्चुअल मोरालिटी से भरी हुई डिबेट रही होगी। देयर वर लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था उनकी, जो किसी भी टॉपिक को लेके किसी भी टॉपिक को उन्हें डिस्कस करना पड़ता था क्योंकि बहुत ही डिफरेंस था उनके सिद्धांतों में। एंड द डिफरेंसेस वर मैनी, बहुत सारे डिफरेंस है। शुड इंडिया अडॉप्ट सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड की सिर्फ यूनियन हो, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ना हो, रीजनल गवर्नमेंट ही ना हो, और डिसेंट्रलाइज मतलब कई लेवल में कई टीयर में गवर्नमेंट हो, जैसे कि हमारी फेडरल सिस्टम है हमारे इंडिया का, डिसेंट्रलाइज है, यूनियन है, रीजनल गवर्नमेंट्स हैं। तो मतलब इन दोनों में से कौन सा अडॉप्ट करें? व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन हो? व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के हम कौन कौन सी पावर्स देंगे? शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी राइट को भी प्रोटेक्ट करेगा? यहाँ पर सवाल था। ऑलमोस्ट एवरी इशू दैट लाइज ऑन एट द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न स्टेट वाज डिस्कस विद ग्रेट सोफिस्टिकेशन। बहुत ही गंभीरता से हर चीज़ पर जो नया उनका स्टेट बना था उस पर हर इशू पर बहुत ही गहराई से डिबेट हो रहा था। ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट, मतलब बिना किसी डिबेट की एक ही ऐसी चीज़ थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो बिना डिबेट के पास हो गई थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफ्रेज मीन्स, यूनिवर्सल सफ्रेज का इंट्रोडक्शन मीन्स, यूनिवर्सल सफ्रेज का मतलब होता है कि सारे जो सिटीजन्स हो वो एक सर्टेन एज पे मतलब स्टेट के सारे सिटीजन्स वो वोट कर सकें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, कास्ट और इनकम यहाँ पर दिया है। मीनिंग दैट ऑल सिटीजन्स रीचिंग अ सर्टेन एज, जैसे हमारे इंडिया में 18 और 18 अबव के लोग वोट देते हैं, would be entitled to be voters irrespective of religion, caste, education, gender or income. So while the members felt no need at all to discuss the issue of who should have the right to vote, every other matter was seriously discussed and debated. Nothing can be better testament of the democratic commitment of this assembly. मीन्स कोई हर टॉपिक बहुत ही गहराई से डिबेट हुआ था, बस एक टॉपिक, इसीलिए एक टॉपिक को छोड़ के नथिंग कैन बी अ बेटर टेस्टामेंट टू द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ दिस असेंबली। मीन्स हर चीज़ डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेसी हर चीज़ का फाउंडेशन हम कह सकते हैं था। मीन्स बहुत ही जो भी टॉपिक्स हमने बताया कि गहराई से हर टॉपिक में डिबेट हुई, बस एक टॉपिक छोड़ दिया गया, क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेसी का बेसिक है। तो डेमोक्रेसी को ध्यान में रखकर हर चीज़, हर फैसले लिए गए, हर पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंगेज इन व्हाट वन माइट कॉल पब्लिक रीजन। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अपनी अथॉरिटी लेता है फ्रॉम द फैक्ट दैट मेंबर्स, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम इतना ऑथराइज्ड क्यों मानते हैं? क्योंकि जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो
किस लिए वहाँ पर लगे हुए थे? पब्लिक रीजन से, कि लोगों के लिए लगे हुए थे। The members of the assembly placed a great emphasis on the discussion and reasoned argument. मीन्स जो मेंबर थे असेंबली के, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जोर डाला डिस्कशन पे और रीजन आर्ग्यूमेंट। रीजन मतलब कि रीजन दे रहे थे, फैक्ट्स दे रहे थे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। They did not simply advance their own interest. उन्होंने बहुत ही आसानी से अपने इंटरेस्ट को आगे नहीं रखा, बट गेव प्रिंसिपल रीजन। मीन्स ये नहीं सिर्फ कहते नहीं हमें ये चाहिए, बस उसके पीछे का फैक्ट भी उन्होंने बताया कि क्यों चाहिए। प्रिंसिपल भी दिया उन्होंने, प्रिंसिपल रीजन दिया उन्होंने टू अदर मेंबर्स फॉर देयर पोजीशन। अपनी पोजीशन जो बात कह रहे हैं उसके पीछे फैक्ट्स दिए, उसके पीछे रीजन दिए। द वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीजन टू अदर मेक्स यू मूव away from simply a narrow consideration of your own interest, because you have to give reasons to others to make them go along with you with your viewpoint। मीन्स यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर आप किसी को रीजन बता देते हो कि हमने ये बात क्यों कहा, तो उस इंसान को भी ये लगता है कि हाँ इनकी सोच जो है वो बहुत ही नैरो नहीं है, बहुत चीप सोच नहीं है कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, बल्कि ये होल सोसाइटी या फिर होलिस्टिक की फेवर की बात कर रहे हैं। So the voluminous debates in the Constituent Assembly, where each clause of the Constitution was subjected to scrutiny and debate, is a tribute to public reason at its best। मीन्स जहाँ पर हर क्लॉज जो था वह उसको सुधारा जा रहा था, उस पर डिबेट हो रही थी, तो वो ये मीन्स ये बहुत ही बड़ा रीज़न है, बहुत ही पब्लिक मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि हमारे जो मेंबर्स थे इन्होंने पब्लिक रीज़न की वजह से ही ये सारी चीज़ें की। इज़ अ ट्रिब्यूट टू पब्लिक रीज़न। मीन्स ये जो पब्लिक रीज़न की अभी हमने बात किया, वो ये सारी चीज़ें कि हर एक क्लॉज बहुत ही डीपली उसकी स्क्रूटनी हुई, यानी कि उसमें चेंजेस भी लाए गए, उसमें बात फिर डिबेट भी हुआ, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है पब्लिक रीजन के लिए। These debates deserve to be memorialized as one of the most significant chapter in the history, means इसको of constitution making, मतलब कि बहुत ही जो डिबेट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की हिस्ट्री के। इक्वल इन इम्पोर्टेंस टू द फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जितना हम महत्व देते हैं, जितना इंपॉर्टेंस देते हैं, उतना ही कुछ इंपॉर्टेंस जो डिबेट्स हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो भी हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में उतना ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करें, एंड नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।